नमस्कार। क्या यूरोप इस समय धीरे धीरे डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है? क्या यूरोप की जनता का भरोसा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है? पिछले कुछ वर्षों के दौरान 3.5 दशक का अनुभव, बेलगाम सवालों का जवाब जो नहीं है किसी के पास। वासेंद्र मिश्र के साथ देखिए संवाद। यूरोप के अलग अलग देशों में जिस तरह के चुनाव हुए हैं और इन चुनावों में जिन दलों को कामयाबी मिली है, उससे यही संकेत मिल रहा है कि 1848 के रिवॉल्यूशन से जो उपलब्धि मिली थी यूरोप के अलग अलग देशों को, वह उपलब्धि अब धीरे धीरे खत्म होने वाली है। अभी हाल में जर्मनी में चुनाव हुए हैं और 23 फरवरी को जर्मनी में हुए चुनाव का परिणाम आया है। परिणामों में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेसी में भरोसा रखने वाले दलों का लगभग सफाया हो गया है और उनके मुकाबले जो गठबंधन जीत कर आया है, उसकी सोच, उसका नजरिया, उसका भरोसा उस तरह के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में नहीं है जिस तरह की डेमोक्रेटिक सोच वाले दल अब तक जर्मनी में सत्ता में रहे हैं। इसके आधार पर कहा जा रहा है कि 1844 से जो एक जन आंदोलन शुरू हुआ था यूरोप में और जिसका कल्मिनेशन हुआ है 1848 में, और उस रिवॉल्यूशन के बाद पूरे यूरोप के अलग अलग देशों में लोकतंत्र बहाल हुआ था, इंडिविजुअल लिबर्टी बहाल हुई थी, पॉलिटिकल इन्फ्रेंचाइजमेंट को बढ़ावा मिला था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की गारंटी मिली थी और एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप और इकोनॉमिक राइट्स, ये मेजर उपलब्धियां थी जो 1848 के क्रांति में यूरोप के अलग अलग देशों में हासिल हुई थी क्रांति के बाद। लेकिन अब जिस तरह के माहौल देखने को मिल रहे हैं जर्मनी में, जर्मनी मात्र एक चुनाव परिणाम वहां का एक सिर्फ जर्मनी तक ही सीमित नहीं है, इसका असर पूरे यूरोप के देशों में अलग अलग पड़ने वाला है। और आज जो जर्मनी की हालत है उसमें इमिग्रेशन के खिलाफ तीव्र आक्रोश है वहां की जनता में। इकोनॉमिक रिसेशन से जर्मनी की जनता जूझ रही है। द कंट्री इज इन द ग्रिप ऑफ रिसेशन। वहां पर चीप रशियन गैस के चलते भी नाराजगी है क्योंकि जो पिछली सरकार थी वो रूस से सस्ता तेल ले रही थी। तो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। सरकार या जो पिछली सत्ता रही है उसकी तरफ से इनोवेशन के क्षेत्र में, डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया। और इसके अलावा जो हालात हैं जर्मनी के, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि ये जो फार राइट पार्टी को जो जनादेश मिला है वह एक तरह से डेमोक्रेसी के खिलाफ है। और अब इस समय जो पार्टी चुनाव जीत के आई है जर्मनी में, उस पार्टी का नजरिया बिल्कुल साफ है। वे इमिग्रेशन के खिलाफ हैं, वे हर उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के खिलाफ हैं जिसके चलते अभी तक जर्मनी में डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेमोक्रेसी में भरोसा रखने वाले दलों को कामयाबी मिलती रही है। तो इसका मतलब साफ है कि चाहे वो इटली हो, जर्मनी हो या यूरोप के और तमाम मुल्क हो, इन सभी मुल्कों में कहीं न कहीं जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं या जो लिबरल आइडियोलॉजी के मानने वाले लोग हैं, उनके प्रति भरोसा कम हुआ है। और इसके लिए जनता से ज्यादा वही पार्टियां जिम्मेदार हैं, वही एलिमेंट्स जिम्मेदार हैं जो लिबरलिज्म की बात करके, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करके सत्ता में रहे हैं और बहुत लंबे समय तक रहे हैं। लेकिन उन्होंने महज, हम कह सकते हैं कि लिप सर्विस किया। जो जनता के कोर इशूज थे, जो सिविल सोसाइटी के सामने जो चुनौतियां थीं, चाहे वो महंगाई की, बेरोजगारी की, इन बेसिक इश्यूज को एड्रेस करने के बजाय ये जो लिबरल फोर्सेज रहीं, वे जनता को लॉलीपॉप दिखाते रहीं और उनके अधिकारों की बात करके, ह्यूमन राइट की बात करके, उनके जो मूल मुद्दे थे, उनके सामने जो चुनौतियां थीं, रोजगार से लेके महंगाई तक और इमिग्रेशन की, डेवलपमेंट की, पुअर गवर्नेंस की, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। नतीजा हुआ कि वहां पर पूरे यूरोप के अलग अलग देशों में राइट विंग वाली दलों को मौका दिया अलग अलग देशों की जनता ने, और अब एक एक करके तमाम यूरोप के देशों में राइट विंग फिलॉसफी के मानने वाले लोगों का वर्चस्व बढ़ गया है, उनका प्रभाव बढ़ गया है, उनकी सत्ता में वापसी हो गई। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट देखने को मिला है। इटली की प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक बयान आया है और उन्होंने बहुत खुले तौर राइट विंग की फिलॉसफी को सपोर्ट किया और उनका दावा है
कि पूरे यूरोप की जनता लिबरल पॉलिटिक्स से, लिबरल आइडियोलॉजी से उब चुकी है और इसीलिए अब जहां भी चुनाव हो रहे हैं, यूरोप के जिन भी देशों में चुनाव हो रहे हैं, वहां पर जनता राइट विंग या हम कह सकते हैं कि हार्ड लाइन वाली फिलॉसफी को ज्यादा महत्व दे रही है। वो हार्ड लाइनर्स को ज्यादा तरजीह दे रही है, हार्ड लाइनर्स को अपना जनादेश दे रही है। उन्होंने जो बयान दिया है जॉर्जिया मेलोनी ने, इटली की प्राइम मिनिस्टर ने, उसमें तमाम मुल्कों के अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों का भी जिक्र किया है। मैं यहाँ पर उन राष्ट्राध्यक्षों का नाम लेना मुनासिब नहीं समझता हूँ, लेकिन उनकी जो फिलॉसफी है वो कहीं न कहीं पूरे यूरोप में प्रो क्रिश्चियन या क्रिश्चियन जो आइडियोलॉजी है उसको इन्फोर्स करने की है और वे उम्मीद करती हैं कि भारत भी यूरोप के इन दलों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर उन लोगों की जो आइडियोलॉजी है, जो उनकी फिलॉसफी है, उसको आगे बढ़ाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज इसलिए दिखाई देता है कि भारत का जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो है वह यूरोप के जियो पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो से फर्क है। पूरा यूरोप हम कह सकते हैं कि इस्लामिक कट्टरपंथ से जूझ रहा है और वहां पर जो झगड़ा है, जो लड़ाई है यूरोप में सत्ता हथियार है, हार्डलाइन फिलॉसफी वाले दलों का, वहाँ इस्लामिक टेररिज्म से, वहाँ झगड़ा इस्लाम वर्सेज क्रिश्चियनिटी है। लेकिन इंडिया की जो डेमोग्राफी है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है, उसमें क्रिश्चियन उतने मायने नहीं रखते हैं। यहाँ पर जो डेमोग्राफिक या हम कहें कि कास्ट या जो मजहबी समीकरण है, उसमें मुस्लिम नंबर 2 पोजीशन में है भारत में और ईसाइयों की संख्या नगण्य है। तो इसलिए भारत की सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो सिनेरियो है वह यूरोप के बाकी देशों से भिन्न है। इसलिए यूरोप के बाकी देशों में जिस तरह की राजनीति हो रही है और यूरोप की जनता जिस तरह के विचारधारा वाले दलों को अपना समर्थन दे रही है, उसमें और भारत की राजनीति में थोड़ा फर्क है। एक बात जरूर है कि भारत में भी घुसपैठियों के खिलाफ लंबे समय से आवाज उठती रही है और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं रही तब से वह लगातार घुसपैठ का मुद्दा उठाती रही है। लेकिन अब तो भारतीय जनता पार्टी खुद पिछले लगभग 10.5-11 साल से देश की सत्ता में है और देश के अलग अलग राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी समर्थित दलों की सरकारें हैं। तो अब घुसपैठ का मुद्दा उतना धारदार इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि अब जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही है। अब अगर केंद्र की सरकार के रहते, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही सरकार है, उसके रहते अगर घुसपैठ जारी है और भारत के बाहरी सीमा से लोगों का आना जारी है, तो उसकी जवाबदेही मौजूदा केंद्र की सरकार की भी है, बॉर्डर राज्यों की भी है, जहां पर कि ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की ही सरकार है। तो इसलिए अब इसको उतना पॉलिटिकल मुद्दा, उतना एग्रेसिव तरीके से बनाना संभव नहीं है भारत में। दूसरा एक और ट्रेंड देखने को मिल रहा है जो ग्लोबल लेवल पर दिखाई दे रहा है कि अब इस समय लगभग सारे देश और जो सत्ता में आ रहे हैं वे नेशन फर्स्ट की बात कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगाकर सत्ता में आए हैं और सत्ता में आते ही उन्होंने जिस तरह से अमेरिका में रह रहे अप्रवासी गैर कानूनी नागरिकों को वापस भेजना शुरू किया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है ग्लोबल पॉलिटिक्स की। डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि अमेरिका में रहने वाले उन सभी गैर कानूनी निवासियों को अमेरिका से बाहर भेजा जाएगा, चाहे वो किसी भी देश के क्यों न हो। और इसकी शुरुआत भी हो गई है। भारत में लगभग 4 खेप में अमेरिका से लोग भारत वापस आ चुके हैं जो कि वहां पर गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे। तो अब चाहे अमेरिका हो, इटली हो, जर्मनी हो, इन सभी देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं या जो प्रमुख पार्टियां हैं वो नेशन फर्स्ट का स्लोगन दे रही हैं। नेशन फर्स्ट के नैरेटिव पर ही अपने अपने देशों में सत्ता हथिया रही हैं। नरेंद्र मोदी ने भी 2014 में नेशन फर्स्ट का ही नारा दिया था और नेशन फर्स्ट के नैरेटिव और स्लोगन के चलते ही नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत में चुनाव जीते हैं और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के पद पर काबिज हैं। तो क्या माना जाए कि अब पूरी दुनिया से जो वसुधैव कुटुंबकम का स्लोगन था, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो बात कही जा रही थी,
जो ग्लोबल सिटीजनशिप की बात कही जा रही थी, जो पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज के रूप में देखा जा रहा था, वह नैरेटिव अब लगभग पिट सा गया है, फेल हो गया है। और उसके मुकाबले टेरिटोरियल और नेशनल जो स्लोगन्स हैं, नेशन फर्स्ट का जो स्लोगन है वो ज़्यादा कैची है, ज़्यादा लुभावना है। और शायद यही कारण है कि अलग अलग देशों की जनता उन दलों को ज़्यादा महत्व दे रही है जो कि नेशन फर्स्ट की फिलॉसफी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरा मकसद आज के इस वीडियो बनाने का ये था, खास तौर से उन लिबरल सोच के लोगों के लिए, उन लिबरल आइडियोलॉजी में भरोसा रखने वाले दलों के लिए, उन लिबरल आइडियोलॉजी को लेकर राजनीति करने वाले नेताओं के लिए कि अब पूरी दुनिया बदल रही है, यूरोप बदल रहा है और ऐसे हालात में आइसोलेशन में रह के एक कुएं की मेढक की तरह सोच रख के बहुत लंबे समय तक राजनीति की मुख्य धारा से सरवाइव करना संभव नहीं है। तो इसलिए वक्त है, समय रहते उन सभी दलों को अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी, अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को रिवाइज करना चाहिए, उस पर रीथिंक करना चाहिए और जनता के इंटरेस्ट को, राष्ट्र के इंटरेस्ट को सर्वोपर रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी बना के सक्रिय राजनीति में प्रयास करना चाहिए। नमस्कार, थैंक यू।